करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। लगा दो हेडिंग टाइप्स। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एक बार मुझे कंफर्म कर दो आपका ऑडियो वीडियो ठीक है? यस सर। ओके, तो बेटा दो टाइप्स के होते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एक होता है हमारे पास अनकंट्रोल्ड, एक होता है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। अब ये अनकंट्रोल्ड फिजन जो रिएक्शन होता है, तो यही जो रिएक्शन है, दिस इज बेसिस ऑफ दिस इज द बेसिस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। दिस इज द बेसिस ऑफ दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जो हमको कहते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जो अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया इसमें। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि रिएक्शन कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में इसका, यानी एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होएगी कि हम इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब इसका अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन में देखते हैं एग्जांपल। चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन रिएक्शन जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इट। चेन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल है, वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, चेन रिएक्शन को। अब जैसे नाम कह रहा है चेन रिएक्शन, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है, एक चेन बन जाएगी आगे से आगे और फिर ये अनकंट्रोल हो जाएगा। अब कैसे होता है ऐसा, अब देखते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास होता है एक न्यूट्रॉन। हम एक न्यूट्रॉन की हेल्प से, न्यूट्रॉन 01, न्यूट्रॉन की हेल्प से हम लोग इसको यूरेनियम के ऊपर जो है इंसिडेंट करवाते हैं, यूरेनियम 235। एक्चुअली इट इज नॉट यूरेनियम 235, यू नो दैट इट इज यूरेनियम 236 बेसिकली। क्योंकि इसके बाद ये यूरेनियम 236 बनेगा। आओ देखते हैं बनेगा क्या। बनेगा बेटा यूरेनियम 236 92 92। ये न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा जाके और ये बन जाएगा यूरेनियम 236। अब जैसे हमें पता है ये अनस्टेबल है, अब ये अनस्टेबल है तो अब ये फिजन करेगा। फिजन करके ये क्या बनाएगा, वी नो दैट। फिजन करने के बाद बेटा जो कुछ भी ये बनाएगा, आओ देखते हैं। तीन तो ये न्यूट्रॉन बनाएगा फिजन करने के बाद, ये 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। एक न्यूट्रॉन ये रहा न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इस बार अलग अलग करके दिखा रहा हूं मैं न्यूट्रॉन्स को। और इसके अलावा आपको पता है ये बनाएगा क्रिप्टॉन बनाएगा, और एक बच्चे ये बनाता है बेरियम, दैट यू नो वेरी वेल। क्रिप्टॉन और बेरियम बनाएगा। खैर हमें इससे मतलब नहीं है ये क्या बना रहा है अभी के लिए, तो क्योंकि हमें चेन रिएक्शन देखना है तो हमें इस न्यूट्रॉन को देखना है। ये जो न्यूट्रॉन यहाँ बने हैं 3 न्यूट्रॉन, ये सबको याद है ना बच्चों? यस नो बोलो। यूरेनियम 235 था, इसको न्यूट्रॉन से इंड्यूस करवाया, ये न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यूरेनियम 236 बन गया 235 से। इस न्यूट्रॉन की वजह से अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होने के बाद ये टूटना शुरू हुआ। टूटने के बाद इसने 2 डॉटर न्यूक्लियस बनाए, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन बनाए। ये तीनों न्यूट्रॉन्स को मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? यस। अब ये तो आपने लिख लिया होगा, डायग्राम बनेगा, थोड़ी जगह उस हिसाब से छोड़ने अपनी। होना क्या है बच्चे,
होना देखो ये है कि एक्चुअल में ये तो सिर्फ एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का। अब मान लो एक्चुअल में आपने किया क्या होता है, आपके पास एक ना पूरा पूरा सैंपल होगा यूरेनियम का। मान लो ये आपके पास यूरेनियम का पूरा सैंपल है, यूरेनियम 235 इस तरह से, ये दिस इज अ सैंपल। अब इसके अंदर बहुत सारे यूरेनियम के, इसके अंदर बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे यूरेनियम के। अगर आप थोड़े से थोड़ा, छोटे से छोटा भी सैंपल कंसीडर करते हो, बहुत ही कम, तो भी उसमें बहुत सारे यूरेनियम के एटम्स होंगे। अब किसी तरह आपने एक न्यूट्रॉन लेके आए आप, मान लो ये रहा आपका न्यूट्रॉन N01, और ये न्यूट्रॉन जाके हिट कर गया किसी एक न्यूक्लियस को। अब जब ये न्यूट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस को हिट करेगा, उस न्यूक्लियस में ये रिएक्शन हो जाएगा, और उस रिएक्शन के बाद ये 3 न्यूट्रॉन्स तैयार हो जाएंगे। अब जो इसके 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, क्या इसके आसपास और यूरेनियम एटम्स हैं? बोलो। मुझे लगता है आपको दिख ही नहीं रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये सिर्फ यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, तो मान लो कि ये कौन से वाला है यूरेनियम का न्यूक्लियस? ये वाला बच्चे, ये वाला यूरेनियम का न्यूक्लियस है जो मैंने यहाँ शो किया। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहा अपना यूरेनियम, दिस इज यूरेनियम, और ये रहा अपना ये वाला न्यूट्रॉन N01, और ये आगे इसने स्ट्राइक किया, तो इसने क्या करना है? ऑब्वियसली इस यूरेनियम ने 3 न्यूट्रॉन निकाल देने, इस यूरेनियम ने 3 न्यूट्रॉन निकाल देने। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं, क्या ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे जो और आसपास इनके यूरेनियम न्यूक्लियस पड़े हैं सैंपल में? करेंगे ना? यस सर। तो यही रीजन होता है कि इन न्यूट्रॉन को भी यूरेनियम मिल जाता है, इन न्यूट्रॉन को भी यूरेनियम्स मिल जाते हैं, क्योंकि यूरेनियम इसके आसपास पड़े हैं सैंपल में और ज्यादा। तो करेगा क्या? ये वाला न्यूट्रॉन जाएगा एक और यूरेनियम के पास, यूरेनियम 235 के पास, और वो यूरेनियम 235 क्या करेगा? 92 235, वो फिर से 3 न्यूट्रॉन पैदा कर देगा, वो फिर से बच्चे 3 न्यूट्रॉन पैदा कर देगा, और साथ में आपको पता है बाकी वही दो चीजें, एक बेरियम या क्रिप्टॉन या कुछ भी, अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। इन द सेम वे ये वाला न्यूट्रॉन भी अपने किसी नेबरिंग यूरेनियम को पकड़ लेगा और उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और फिर से वही हाल होगा, 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। सेम वही इसी तरह से बच्चे प्रोसेस होता रहेगा। और ऐसे ही ये वाला न्यूट्रॉन को फिर इसने सेकंड को किया, इस वाले न्यूट्रॉन को फिर से एक यूरेनियम मिल जाएगा 92 235, और ये फिर से 3 न्यूट्रॉन पैदा करेगा। और ऐसा कब तक होता रहेगा? ऐसा बच्चे तब तक होता रहेगा जब तक कि सैंपल के सारे यूरेनियम, जब तक इस सैंपल के सारे यूरेनियम न्यूक्लियर फिजन ना कर ले। तो दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। समझ में आया आपको या नहीं? यस नो यस। बोलो। और ऐसे ही ये प्रोसेस एंड सो ऑन, आगे लिख लेना, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन टिल, कब तक ऐसा चलेगा? एंड सो ऑन टिल all the uranium, all the uranium nucleus get splitted। जब तक कि सारे के सारे यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जितने भी सैंपल के अंदर है। तो इट इज अ काइंड ऑफ चेन रिएक्शन, और दिस इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। समझ गए बच्चों? कोई डाउट? तो जो भी आपने बनाया है, आपने जो न्यूक्लियर फिजन में लिखा है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, उसके बाद ये वाला डायग्राम बना लो। मतलब इट इज जस्ट एन आइडिया, दिस इज कॉल्ड यूरेनियम, यू कैन से दैट चेन रिएक्शन। इस तरह से आगे रिएक्शन होता ही जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बनते हैं,
फिर वो 3 न्यूट्रॉन, हर एक न्यूट्रॉन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और न्यूट्रॉन देता है, क्योंकि आसपास और यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि सारे के सारे सैंपल के यूरेनियम फिजन ना कर ले, तब तक ऐसा होता रहेगा। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज अनकंट्रोल्ड, यस और नो? सर तो इसे बना लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब डन सर। ओके, तो फाइनली अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन हमारा हो गया है। अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, तो अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो अब लास्ट में, जब हम समझ चुके हैं। तो बेटा आप लिखोगे अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन या चेन रिएक्शन आप कह सकते हो। अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन is a nuclear reaction in which one fission causes more than one fission। एक फिजन की वजह से बहुत सारे फिजन हो जाती है। वन फिजन कॉजेस मोर देन वन फिजन, जैसे 3 फिजन और आगे कंटिन्यू हो रही है। एंड एनर्जी विल मल्टीप्लाई, और इस केस में क्योंकि एनर्जी तो रिलीज होती है, एंड एनर्जी विल मल्टीप्लाई इन मिली सेकेंड, कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एंड एनर्जी विल मल्टीप्लाई मिली सेकेंड। So this is uncontrolled fission reaction, और you can say that chain reaction, जिसमें एक फिजन की वजह से बहुत सारी फिजन हो रही है और एनर्जी मिली सेकेंड्स में बहुत ज्यादा पहुंच जाती है। बेटा दूसरे टाइप का जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन का, दैट इज कंट्रोल्ड। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है दैट इज कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन ये दूसरे टाइप का है। आओ इसको देखते हैं, इसका भी लिखो। इट इज nuclear fission reaction in which one fission causes only one fission। मतलब बेटा एक फिजन से एक ही फिजन रिएक्शन होगा। इसमें क्या हो रहा था, एक फिजन से 3 फिजन रिएक्शन हो रहे हैं। जैसे अगर किसी भी एक यूरेनियम के टूटने से 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं और तीनों न्यूट्रॉन फिर दोबारा से 3 यूरेनियम को फिजन कर दे रहे हैं, वो तो हो गया अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल में क्या करते हैं बच्चे, कंट्रोल में देखो क्या होता है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट देना, आप इतना लिख लो। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अपने पास ये एक न्यूट्रॉन है, इसने यूरेनियम 235 92 के साथ ये किया, अपने पास बना यूरेनियम 92 236, और इसने बेटा 3 न्यूट्रॉन निकाल दिए। तीन न्यूट्रॉन निकाल दिए। इनमें से हम लोग क्या करते हैं, इन 2 न्यूट्रॉन्स को 3 में से
these two न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं. These two neutrons are absorbed by कैडमियम रॉड्स. कैडमियम की रॉड्स लगा के इनको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं. कैडमियम इन न्यूट्रॉन को आगे नहीं जाने देता. These two neutrons are absorbed by cadmium rods and therefore fission stops. तो इस तरह से फिजन बंद हो जाती है. अब ये वाला सिर्फ इसको अलाउ किया जाता है. only one neutron is allowed to cause further fission. सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को अलाउ किया जाता है कि वो एक और फिजन करे. मतलब कंट्रोल्ड वे में क्या होगा, तीन में से एक न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कर देते हैं, अलाउ करते हैं, और बाकी दो न्यूट्रॉन्स को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं. हम देखेंगे ऐसा कहाँ होता है. ये कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन कहाँ होती है, जिसमें हम लोग दो में से किसी एक को कर देते हैं. बच्चे ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. तो यू कैन add one more point. This is the basis of, or you can say that principle. This is the basis of nuclear reactors. ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स का बेसिस है. आज हमने यही पढ़ना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे कैसे होता है. पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की. समझ गए ना बच्चों. देखो अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन क्या है, तीनों के तीनों न्यूट्रॉन्स जो हैं फर्दर फिजन कर रहे हैं. कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन कैसा है, तीन में से दो को एब्जॉर्ब करवा देते हैं कैडमियम रॉड्स की हेल्प से, और सिर्फ एक न्यूट्रॉन को अलाउ करते हैं. और फिर ये रिएक्शन कंट्रोल वे में होता है, और ऐसा करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. इज इट क्लियर एवरीवन, और हैव एनी डाउट? यस और नो, क्लियर हो गया बच्चों? थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं कर सकते. चलो इतना लिख लो. डन सर. ओके, नाउ आगे चलते हैं. अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग अपना न्यूक्लियर रिएक्टर. देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या हो रहा है और वो कैसे वर्किंग कैसे करता है. यही है बच्चे मेन पार्ट, और तो क्या है. तो हेडिंग लगा दो न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, इट इज बेसिकली अ डिवाइस विच कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी. हमें पता है न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है. ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंबाइन कन्वर्ट कर देता है. अच्छा, दूसरा है किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. तो बेटा ये प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन. मतलब जिसमें से हम लोग तीन में से दो न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेते हैं. इस प्रिंसिपल पे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है. फिर हम लोग देखते हैं कि बनता कैसे है. कंस्ट्रक्शन, मतलब इसका डायग्राम बनाना है. कंस्ट्रक्शन तो बेटा आप ध्यान से बनाना.
सबसे पहले तो हमारे पास ऐसे समझो कि 3 हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ रॉड्स लगा रखी हैं। इन्हें फ्यूल रॉड्स कहते हैं। बेसिकली ये यूरेनियम की है। फ्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है यूरेनियम की रॉड से। और इन यूरेनियम की रॉड्स को हमने एक शील्ड के अंदर लगाया हुआ है। तो ये जो है ये हमारी फ्यूल रॉड्स है। फ्यूल रॉड्स यानी ये हमारा सैंपल है यूरेनियम, और इसे हमने एक शील्ड में रखा हुआ है ऐसे। तो दिस आउटर पोर्शन इज कॉल्ड शील्डिंग। और यहाँ पे सेटअप कर रखा है कैडमियम रॉड्स का। ये जो मैं बना रहा हूँ, दीज आर कैडमियम रॉड्स। ध्यान से सुनते रहना बच्चों। दीज आर कैडमियम रॉड्स जो यहाँ बनाई है हमने। दीज आर कैडमियम रॉड्स, पीडी कैडमियम रॉड्स। अच्छा, ये ऐसे चली जाती हैं। ये जब नीचे जब दबेंगी तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगी ऐसे। दबाने से क्या होगा, ये कैडमियम रॉड नीचे तक आ जाएंगी ऐसे। तो उससे क्या होगा, जो भी न्यूट्रॉन पैदा होंगे ये उसको कंट्रोल कर लेती हैं, आगे नहीं जाने देती। मतलब यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो उससे अगले वाले पे नहीं जाएगा। तो ये कंट्रोल कर लेती हैं न्यूट्रॉन्स को। फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ पर इसमें हमने ना हैवी वाटर फिल कर रखा है। इस शील्ड के अंदर यहाँ पे हमने फिल कर रखा है हैवी वाटर। हैवी वाटर यानी D2O, आपको पता होगा हैवी वाटर D2O को कहते हैं। एंड दिस इज मॉडरेटर। ये मॉडरेटर की तरह काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्शन में मॉडरेटर आ रहा है, फ्यूल रॉड्स आ रही हैं यूरेनियम की, शील्डिंग आ रही है, कैडमियम की रॉड्स आ रही हैं, और यहाँ से एक आउटलेट प्रोवाइडेड है। बच्चे ये आउटलेट यहाँ से यहाँ जाएगी ऐसे, समथिंग लाइक दिस, एक पाइप है ऐसे समझो। बाकी मैं आपको ये भेज दूंगा नोट्स, ये वाले जो हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के स्पेशली। अब वहां से देख सकते हो, ये मैं बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर अपने पास एक पंप लगा हुआ है। और इसके बाहर एक बार मैं बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सुपर हीटेड स्ट्रीम, सुपर हीटेड स्ट्रीम। और यहाँ पे हमने लगा रखा है समझो स्टीम इंजन या टरबाइन। यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है। दिस इज बेटा कंडेंसर। 2 मिनट देना बस, ये बनने वाला है।
दिस इज कंडेंसर, यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर जाएगा, इसी तरह से ये वाटर यहाँ से होता हुआ इधर, उसके बाद यहाँ पर ये भी सारा पानी है, दिस इज वाटर, कोल्ड वाटर है ये। और ये जो यहाँ चैम्बर दिखाई दे रहा है, इस चैम्बर को हम लोग हीट एक्सचेंजर कहते हैं। दिस चैम्बर इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। एंड फाइनली टरबाइन से हमारे पास आगे जो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगा हुआ है, जैसे टरबाइन घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। तो ये अपने पास पूरा जो है डायग्राम है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जो है अंदर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग फिजन चैम्बर। मतलब जो भी फिजन रिएक्शन हो रही है वो इसी चैम्बर में हो रही है। तो आओ बच्चे वन बाय वन समझते हैं। अगर आप बना रहे हो तो बना लो, अदरवाइज मैं आपको इसके भेज दूंगा ये नोट्स, वहां से आप आराम से बना लेना नोटबुक में। अच्छा, ये जो शील्डिंग होती है ये कंक्रीट की बनी होती है, यानी सीमेंट से, मोटी मोटी सीमेंट से बनी होती है। यू कैन से दैट कंक्रीट शील्डिंग है ये। और ये जो कैडमियम रॉड्स होती हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल रॉड्स। कैडमियम रॉड्स को कंट्रोल रॉड्स भी कहते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं वर्किंग। वर्किंग समझना आप ध्यान से। बेटा ये हमारे पास फ्यूल की रॉड्स हैं, यहाँ पे ये यूरेनियम की रॉड्स, यहीं पे हमारी फिजन होगी। पहले मुझे बताओ सब प्रेजेंट हो ना, यस नो बोल के, तब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले अपने पास ये कैडमियम की रॉड्स हैं यहाँ पे, यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही न्यूक्लियर फिजन होगी तो न्यूट्रॉन्स, हमें पता है न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी। अब जो न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे ना बेटा, जो 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, उनमें से हम ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं हमारी, इसको अंदर बाहर किया जा सकता है। इसका सेटअप ऐसे एडजस्टेबल है, ये वाली कंट्रोल रॉड्स जो कैडमियम की बनी हुई है, इनको अंदर बाहर करेंगे तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उन न्यूट्रॉन्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि 3 में से हम सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को अलाउ करें कि वो अगली यूरेनियम रॉड के साथ रिएक्शन करे। इस तरह से बेसिकली इनको कंट्रोल रॉड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही है जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है। चलो बच्चे, अब न्यूट्रॉन निकला, एक न्यूट्रॉन आगे गया। अब जो न्यूट्रॉन यहाँ पे निकलता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है न्यूट्रॉन के पास, क्योंकि जो न्यूट्रॉन यहाँ से एमिट होता है, हमने देखा है एक यूरेनियम से 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है। अब इतनी ज्यादा एनर्जी लेके अगर न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए, उस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो लिक्विड फिल किया जाएगा ना इस चैम्बर के अंदर, दैट इज कॉल्ड हैवी वाटर, इट इज कॉल्ड मॉडरेटर। ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने का काम करता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन एमिट होता है वो ज्यादा एनर्जी का होता है। और हमें पता है कि अगर हमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाना है तो न्यूट्रॉन स्लो होना चाहिए। स्लो जो न्यूट्रॉन होता है वही न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडरेटर लगा दिया जिससे कि न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो गया। जैसे ही न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो गया, ऐसे रिएक्शन आगे चलता जाएगा। इस पूरे रिएक्शन में बेटा होना ये है कि क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो हमारा वाटर है, हैवी वाटर, ये गर्म हो जाता है। ये जो हमारा हैवी वाटर है ये गर्म हो जाता है। तो ये हॉट वाटर इस पाइप से होता हुआ यहाँ आता है, कहाँ पर, हीट एक्सचेंजर के पास। क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई, हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई है कि ये जो वाटर था, हैवी वाटर, वैसे ये ठंडा था, लेकिन ये यहाँ पर गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से
ये हॉट वाटर इस पाइप से होता हुआ हम इसे भेज देते हैं हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाटर की हीट निकाल लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पाइप है, इस पाइप में बहुत ज्यादा गर्म पानी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पाइप में बहुत ज्यादा गर्म पानी आ रहा है और हमने इसको रख दिया एक ठंडे पानी में। यहाँ पर हमने ये हीट एक्सचेंजर में क्या किया, ये कोल्ड वाटर डला हुआ है। तो आपने कभी देखा है कि आप एकदम से किसी गर्म चीज को ठंडे पानी में डाल दो तो धुआं निकलता है, यानी कि स्टीम पैदा Yes, होती है। sir. ये वही होगा यहाँ पे, वही सेम चीज है। बाहर पानी ठंडा है, यहाँ से पानी गर्म होके आ रहा है, तो होगा क्या, जैसे ये गर्म पानी इस हीट एक्सचेंजर के ठंडे पानी के बीच में आएगा, यहाँ पे स्टीम पैदा होगी। ये स्टीम बहुत ज्यादा गर्म होती है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा थी और ये पानी बहुत ज्यादा गर्म था और हमने इसको बहुत ठंडे पानी में डाल दिया, इससे स्टीम पैदा होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा सुपर हीटेड स्टीम। ये जो यहाँ से स्टीम पैदा हुई, ये इस पाइप से होते हुए टरबाइन पे हम लोग बहुत हाई प्रेशर से ये जाएगी इस टरबाइन के ऊपर। और हमें पता है कि टरबाइन को अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर से हीट मारे तो टरबाइन रोटेट करता है। तो जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा, देन उसके साथ आगे कनेक्शन कर रखा होता है हमने इलेक्ट्रिकल जनरेटर का। ये जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुई, इस मैकेनिकल एनर्जी को एक डिवाइस होता है जिसे जनरेटर ही कहते हैं या डायनमो कह सकते हैं आप, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक बेसिक सा प्रोसेस आप समझ लो कि क्या हो रहा था। आई रिपीट, स्टार्टिंग में यहाँ से न्यूट्रॉन निकला, ज्यादा एनर्जी का था, मॉडरेटर ने उसको स्लो डाउन कर दिया ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके आगे। फिर क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई तो यहाँ जो पानी था वो गर्म हो गया, वो हॉट वाटर यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब ये गरम गरम पानी इस हीट एक्सचेंजर वाले चैम्बर में, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर वाले चैम्बर में एकदम से आया, तो इसमें स्टीम पैदा हुई। ये स्टीम बहुत ज्यादा गर्म है, ये सुपर हीटेड स्टीम से हमने टरबाइन को रोटेट कराया और टरबाइन के रोटेट होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुई। अब यहाँ से होगा क्या कि इस वाले पाइप को लिखा हुआ है सुपर हीटेड स्टीम, यहाँ तो स्टीम है, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो हमने कहा ये वाटर है। ऑब्वियसली जब स्टीम यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करा देगी तो स्टीम की सारी एनर्जी जो है, टरबाइन रोटेट हो गया तो अब स्टीम स्टीम जो है कूल डाउन हो जाएगी, और जब स्टीम कूल डाउन होगी तो वो वाटर ही बन जाएगी। वैसे भी हमने यहाँ कंडेंसर कंडेंसर लगा रखा है ताकि जो स्टीम यहाँ से आए वो ठंडी होके पानी बन जाए, और वही वाटर यहाँ पे आती है वापस, वही पानी ठंडा होके यहाँ पे आता है और फिर ये पानी यहाँ से आने वाले गर्म पानी से स्टीम पैदा करता है और एक साइकिल यहाँ चल रही है इस वाले पार्ट में। आ रही है मेरी बात समझ? यस और नो? Yes, sir. हाँ जी तो एक एक साइकिल तो बच्चे इस वाले पोर्शन में यहाँ चल रही है और दूसरी साइकिल एक यहाँ चल रही है इस वाले पोर्शन में, एक साइकिल यहाँ भी चल रही है। यहाँ से गरम गरम पानी आया, कोल्ड वाटर ने उसको ठंडा कर दिया, फिर ये ठंडा वाटर फिर यहीं आया, ये फिर से गर्म होता है एनर्जी लेके, जो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है, और फिर से गर्म होके यहाँ जाता है, यहाँ पे स्टीम पैदा करता है, सारी एनर्जी वहां दे देता है अपनी हीट एनर्जी, और फिर ठंडा होके वापिस आ जाता है इधर। ये पंप क्यों लगा रखा है यहाँ पे? ये पंप इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ से जब पानी नीचे आता है तो वो अपनी एनर्जी कम कर चुका होता है, तो उसको दोबारा से इस फिजन चैम्बर में भेजने के लिए हमें पंप करना पड़ता है उस वाटर को। तो लगातार पंपिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। इस तरह से एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रही है वाटर की और एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर आधी साइकिल स्टीम की है और आधी साइकिल वाटर की है। तो बेटा दिस इज द वर्किंग ऑफ, यू कैन से दैट, न्यूक्लियर रिएक्टर। सबको क्लियर हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है? हाँ जी। Yes, sir. अब मैं आपके पास आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा, तो फिर आपको वहां से, उसमें से आप अपना हेल्प ले सकते हैं और वहां से देख सकते हो। तो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो कैसे बनाना है।
इसके बाद जो मेन पार्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको वीडियो में। द मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर, दिख रहे हैं सबको? हाँ जी, कोई एक बच्चा बता दो, दिख रहा है? Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. मेन पार्ट्स, ओके। जैसे सबसे पहले देखो न्यूक्लियर फ्यूल है, नंबर 1, इट इज अ फिजनेबल मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर द फिजन प्रोसेस टू टेक प्लेस। जनरली यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। उसके बाद नंबर 2 है कंट्रोल रॉड्स। द वर्किंग ऑफ कंट्रोल रॉड इज टू कैप्चर द स्लो न्यूट्रॉन्स। जनरली कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज कंट्रोल रॉड। एंड देन बेटा नंबर 3 है हमारे पास मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मॉडरेटर। हमने देखा था ना मॉडरेटर, हैवी वाटर जो है, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसको स्लो डाउन कर देता है। इसके बाद बच्चे एक शील्डिंग लगा रखी है, पूरा फिजन चैम्बर जो है वो शील्डेड है। द होल apparatus covered with the concrete walls so that radiations cannot go to the atmosphere. This process is called shielding. इसके बाद हमने जगह जगह कंडेंसर लगा रखे हैं, यानी कूलेंट लगा रखे हैं। तो बेटा सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड कूलेंट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। इसके बाद आपको लिखना है इसका वर्किंग वाला पोर्शन। इसमें आप लिखोगे टू स्टार्ट विद द कंट्रोल रॉड्स। स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स आर टेकन आउट, मतलब हम उस कंट्रोल रॉड को थोड़ा खींच लेते हैं बाहर। एक बार पहले बाहर खींच लेते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ड्यू टू विच द रिएक्शन स्टार्ट, हेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड। ये हीट जो है, दिस हीट गोज टू हीट एक्सचेंजर व्हेन वाटर बॉइल्स अप and converted into a superheated steam. This steam goes to turbine due to which turbine rotates and hence electricity is produced. तो ये मैंने ब्रीफ में वर्किंग यहाँ पे लिख दी है। आपको समझ आ गया जो जो लिखा है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. और लास्ट में बच्चे यहाँ यूजेस लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोपल्जन ऑफ शिप्स। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, मतलब जो शिप्स होती हैं, उनके नीचे अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा टरबाइन लगे होते हैं नीचे, पंखे जैसे। एक्चुअल में वो टरबाइन रोटेट करवाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सबमरीन्स या एयरक्राफ्ट में होते हैं बहुत बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं, तो उनको रोटेट करवाएंगे तभी शिप आगे चलेगी या सबमरीन आगे चलेगा। तो वो सारे काम भी न्यूक्लियर रिएक्टर से करवाते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी which is used in the treatment of cancer and nuclear research। बाकी ये न्यूक्लियर रिसर्च में भी यूज होती है। तो ये आप रीड कर लेना, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो बच्चे ये था हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पोर्शन। तो नाउ इसके बाद अब हमारा कुछ खास नहीं बचा, एक डेफिनेशन रह गई है, वो डेफिनेशन लिखते हैं और देन अपना न्यूक्लियस वाला चैप्टर कंप्लीट। एटम एंड न्यूक्लियर दोनों कंप्लीट हो गए, जितना हमारे सिलेबस में है वो सारा हमने कर लिया कवर। किसी को कुछ पूछना है इस पोर्शन में? पहले आगे जाने से पहले आप पूछ सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर में। No, sir. ओके, तो आराम से जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा वहां से बना लेना, और ये अपना इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह भी लिख लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो अपने ये लिख के रख लेना कि किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है, इसका डायग्राम बनाना सीख लेना एक रफ सा, जैसे यहाँ मैंने बनाया है। फाइनली बच्चे एक एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन
अभी तक तो हमने फिजन पढ़ा था, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें हमने कुछ खास नहीं पढ़ना, इसमें खाली हमने डेफिनेशन पढ़नी है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में उल्टा होता है, जैसे वहां पर एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते थे, यहाँ पे क्या होगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस ऑफ combining up, the process of combining up of two lighter nuclei, combining up of two lighter nuclei to form a heavy nucleus with the release of large amount of energy, is called nuclear fusion reaction. अब ये ठीक उसके उल्टा है बच्चे, जैसे अपने पास दो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, और बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज भी करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो ये हमारे पास है बच्चे लाइटर न्यूक्लियाई, और इनके कॉम्बिनेशन से एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने लिया एक लिथियम का, लिथियम 3 and 7 प्लस, एक हमने लिया हाइड्रोजन 1 ये दोनों फ्यूज हुए, एक लिथियम का न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ये दोनों फ्यूज होने के बाद हीलियम का न्यूक्लियस बना लेंगे, हीलियम 2 4। हीलियम के दो न्यूक्लियस बनते हैं, हीलियम 2 4 प्लस साथ में एनर्जी निकलती है, मतलब आप इसको क्यू कह लो या एनर्जी व्हाटएवर, साथ में एनर्जी निकलती है बहुत ज्यादा। अब बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन में ये याद रखना, इन फ्यूजन रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन से ज्यादा होती है। ये लिख लेना, इन फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी रिलीज इज मोर एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन। फिजन के कंपैरेटिवली इस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर अपना चैप्टर बच्चे खत्म होता है। अब यहां पर आपको ये समझना चाहिए कि ये एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से है। हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो बीच वाला हिस्सा है वहां की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, पर न्यूक्लियन ज्यादा है। तो ये लिथियम और हाइड्रोजन ये शुरू में आते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, यहाँ शुरू में आते हैं। इस तरह का कर्व है हमारा। तो जब ये लिथियम और हाइड्रोजन दोनों फ्यूज होंगे तो मिडल वाली रेंज में चले जाएंगे, मतलब हीलियम वाली रेंज में चले जाएंगे, क्योंकि हीलियम की पीक आती है ऊपर को, हीलियम पीक पे आता है एकदम से, तो हीलियम की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। तो एक्चुअल में वो इसलिए आता है क्योंकि लिथियम और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से हीलियम बनता है, और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। अब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी ये रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ताकि वो स्टेबल हो जाए, और इसलिए एनर्जी साथ में इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें भी बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। जब कोई न्यूक्लियस बनता है बच्चे, जब कोई न्यूक्लियस बनता है तो उसके बनने के टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है। लिथियम बना होगा उसकी एनर्जी रिलीज हुई होगी, हाइड्रोजन बना होगा उसकी एनर्जी रिलीज हुई होगी, फिर हीलियम के बनने पर भी एनर्जी रिलीज हुई होगी। जब आप ये डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये आएगा इसकी बाइंडिंग एनर्जी में से इसकी बाइंडिंग एनर्जी को माइनस करना है टोटल। तो आप देखोगे इस बार ये डिफरेंस ज्यादा आता है, और इसलिए इस बार जो एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में वो फिजन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आई सबको? हाँ जी। Yes, sir. So finally this chapter is over.